हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं किरण डेल, असिस्टेंट प्रोफेसर इन फिज़िक्स इन गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज बारा। और आज का जो ई लेक्चर है वो है अबाउट कर्ल ऑफ ए वेक्टर फील्ड, सदिश क्षेत्र के कर्ल के बारे में। तो कर्ल क्या है, इस चीज़ के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो अगर मान लीजिए कोई बिंदु है P, उसके चारों ओर हम लोग एक काल्पनिक बंद पथ बना देते हैं, क्लोज्ड पाथ बना देते हैं, इमेजिनरी क्लोज्ड पाथ। और ये बिंदु P जो है वो किसी वेक्टर फील्ड के अंदर मौजूद है। मीन्स कि हमारे पास एक पॉइंट P है, ठीक है, और वो क्या है, किसी सदिश क्षेत्र में मौजूद है। और सदिश क्षेत्र जो है, जैसे अगर वो किसी सदिश क्षेत्र में है तो किसी एक डायरेक्शन में सदिश क्षेत्र का कुछ कंपोनेंट होगा, दूसरी डायरेक्शन में कुछ होगा, तीसरी डायरेक्शन में कुछ होगा। इस तरीके से एक वेक्टर फील्ड के अंदर वो बिंदु P जो है वो मौजूद है। उस बिंदु P के चारों ओर हम एक काल्पनिक बंद पथ की रचना करते हैं और उस बंद पथ के अनुदेश सदिश क्षेत्र का रेखा समाकलन जो है वो गामा इज इक्वल टू क्लोज्ड फॉर क्लोज सरफेस ए वेक्टर डॉट डी एल। ये क्या है, लाइन इंटीग्रेशन या रेखा समाकलन होता है। जो पाथ होता है, जैसे एक स्ट्रेट लाइन है, इस पाथ के अलोंग हमारे पास जो वेक्टर क्वांटिटी है उसका मान है ए वेक्टर, और ये पाथ जो है उसके अंदर एक लेंथ एलिमेंट ले लेते हैं डी एल। तो पूरी लाइन के अकॉर्डिंग जो लाइन रेखा समाकलन होता है, लाइन इंटीग्रेशन होता है, वो होता है पूरी रेखा के अप्रॉक्स ए वेक्टर डॉट डी एल, ठीक है, इसका समाकलन। यानी कि ये जो सदिश राशि है इसको इस संपूर्ण लाइन पे, इस पूरी लाइन पे, इस लाइन की दिशा में इसका सदिश राशि का मान जो है वो ए वेक्टर है। और इस पूरी लाइन के ऊपर टोटल मान कितना होगा, तो ए वेक्टर डॉट डी एल। डी एल क्या है, एक छोटा सा हिस्सा है इस लाइन का। इन छोटे छोटे हिस्सों को जोड़ करके टोटल बनाने के लिए, या टोटल पूरी लाइन की वजह से जो वैल्यू आएगी वेक्टर फील्ड का, वो होगा ए वेक्टर डॉट डी एल। तो ये है लाइन इंटीग्रेशन ऑफ ए वेक्टर फील्ड गामा इज इक्वल टू फॉर क्लोज सरफेस ए वेक्टर डॉट डी एल। अब क्या होता है कि जब सदिश क्षेत्र में कोई बिंदु P स्थित है और उसके चारों ओर एक हमने बंद पथ बनाया है, बंद क्लोज्ड पाथ बनाया है, और उस पाथ का जो रेखा समाकलन है गामा इज इक्वल टू दिस वन, तो ये रेखा समाकलन जो है वो उस बंद पथ के क्षेत्रफल के सीमांत मान के अगर उससे डिवाइड कर दें तो वो क्या कहलाता है, कर्ल कहलाता है। मीन्स कि ये जो बंद पाथ हमने बनाया है इसके द्वारा जो एरिया कवर किया जा रहा है उस एरिया से आप इस लाइन इंटीग्रेशन को डिवाइड कर दो, ठीक है। और फिर इस क्षेत्रफल के सीमांत मान के लिए व्हेन डी ए अटेंड्स टू ज़ीरो के लिए जो वैल्यू आएगी वो क्या कहलाती है, सदिश क्षेत्र का परिमाण में कर्ल कहलाता है। कर्ल ऑफ ए वेक्टर फील्ड ए इज इक्वल टू लिमिट डी ए अटेंड्स टू ज़ीरो और 1/dA, क्योंकि हम क्या करेंगे, एकांक क्षेत्रफल के लिए रेखा समाकलन का मान, तो एकांक क्षेत्रफल के लिए 1/dA और क्लोज्ड फॉर क्लोज सरफेस ए वेक्टर डॉट डी एल। तो इसका क्योंकि लिमिट डी अटेंड्स टू ज़ीरो, तो डी ए का मान अगर बहुत ही कम होगा तो इसका मान क्या होगा, मैक्स होगा। तो ये क्या कहलाता है, सदिश क्षेत्र का परिमाण में कर्ल कहलाता है। और इसकी जो दिशा होती है, कर्ल की दिशा, जो बंद पाथ हमने चूज़ किया है उस तल के लंबवत होती है, जिसमें क्षेत्रफल अल्पांश की परिसीमा पर परिसंचरण अधिकतम होता है। यदि क्षेत्रफल के लिए लंबवत एकांक सदिश एन केप है, तो जैसे ये है ना, इसमें क्या है, हमने जो ये एरिया लिया है इस क्लोज्ड 4 लाइनों से हमने क्या किया, एक जगह को घेर लिया, ठीक है। और उन 4 लाइनों के द्वारा जो एरिया कवर किया जा रहा है उस एरिया की जो डायरेक्शन होती है वो सरफेस की क्या होती है, परपेंडिकुलर होती है, ओके। तो परपेंडिकुलर डायरेक्शन मतलब ऊपर की तरफ होगी। तो लंबवत दिशा में एकांक सदिश अगर एन केप है तो हम कर्ल ऑफ ए वेक्टर डॉट एन केप लिमिट डी एस अटेंड्स टू ज़ीरो, डी एस या डी ए एक ही बात है, कुछ भी लिखो, तो डी एस अटेंड्स टू ज़ीरो व्हेन 1/ds क्लोज्ड सरफेस के लिए इंटीग्रेशन ए वेक्टर डॉट डी एल मैक्स, ठीक है। तो ये इसका कर्ल का विद डायरेक्शन जो है हम इस तरीके से शो करेंगे। हमने क्या है, ऑर्थोगोनल कर्व इन कोऑर्डिनेट सिस्टम को यूज़ किया है। u1 u2 u3 जो है इसमें क्या होती है, कर्व्ड लाइंस होती हैं,
ओके ये U1 U2 U3 जो है कर्व्ड लाइंस होती हैं। इन लाइन के अकॉर्डिंग जो लेंथ एलिमेंट है जिसे DL1 तो वो होता है H1 DU1 और DL2 तो वो होता है H2 DU2। इसी तरीके से जो DL3 है वो होता है H3 DU3। इस तरीके से जो है वो तीनों लेंथ एलिमेंट होते हैं और तीनों डायरेक्शन के अंदर सदिश राशि का जो मान होता है A1 A2 A3 इस तरीके से होता है। ठीक है, अब हम क्या करते हैं O से L तक सदिश क्षेत्र का रेखा समाकलन। इस दिशा में U1 की डायरेक्शन के अंदर सदिश राशि का मान है A1। हमें क्या करना है A1 डॉट DL, तो DL इसमें क्या है H1 DU1, तो ये क्या हो गया A1 H1 DU1 O से L के लिए। इसी तरीके से U2 दिशा में इस रेखा समाकलन के परिवर्तन की दर। अब देखो जैसे ये U1 कंपोनेंट है ना, ये U1 इसकी डायरेक्शन ये है और ये MN जो है इसकी डायरेक्शन ये है। ये दोनों क्या है एक दूसरे के पैरेलल है बट डायरेक्शन क्या है अपोजिट है। तो अब हम लोग देखो इसको एक जैसे इसको भी इस लाइन को भी जब करेंगे ना MN को, तो MN की डायरेक्शन क्या है -U1 है। ठीक है, उल्टा है विपरीत दिशा में है। तो अब ये लाइन यहाँ से यहाँ तक गई, मतलब एक तरीके से इसके पैरेलल है, तो इनके बीच में जैसे ये तो क्या है मूल बिंदु से है और ये लाइन मूल बिंदु से शिफ्ट हो गई ना इधर, तो ये इधर किधर शिफ्ट हुई है U2 की डायरेक्शन में शिफ्ट हुई है। तो U2 की दिशा में जो ये कंपोनेंट यहाँ हमें मिला उसका कितना परिवर्तन हुआ, तो इधर हमें कंपोनेंट मिला था A1 H1 DU1 और उसका U2 की दिशा में जो चेंज होगा वो होगा डेल A1 H1 DU1 बटे H2 डेल U2। ओके, अब हम क्या करेंगे, ये इसके मान में परिवर्तन आ गया और अब M से N तक सदिश क्षेत्र का रेखा समाकलन। अगर हम M से N वाली लाइन लेंगे तो इसमें एक तो क्या है सिंपली जैसे कि जो यहाँ पे वैल्यू थी वही और कुछ जो परिवर्तन आया वो U2 की वजह से। तो यहाँ वैल्यू थी A1 H1 DU1 और U2 की वजह से परिवर्तन कितना आया डेल A1 H1 DU1 बटे H2 डेल U2। अब ये तो क्या है, ये तो है सिर्फ एकांक लंबाई में, यानी कि जैसे लेंथ एलिमेंट इधर अगर ये इधर शिफ्ट हुआ है तो लेंथ एलिमेंट इधर क्या है DL2। ठीक है, तो ये तो है एकांक विस्थापन के लिए जैसे कितना परिवर्तन आया, टोटल विस्थापन कितना हुआ है DL2, तो DL2 मतलब H2 DU2 इतना टोटल विस्थापन हुआ इतना। तो इस टोटल विस्थापन में कितना परिवर्तन आया, एकांक विस्थापन में जो परिवर्तन आया वो इनटू टोटल विस्थापन जितना था। ठीक है, तो ये दोनों मल्टीपल होके लिखे गए हैं। इसी प्रकार से हमें N से O तक सदिश क्षेत्र का रेखा समाकलन करना है। तो N से O तक ये इधर जा रहा है और इधर लेंथ एलिमेंट क्या है DL2 और इधर वेक्टर क्वांटिटी है A2, जैसे इधर A1 इधर A2। अब दोनों की डायरेक्शन अपोजिट है, ये लाइन एलिमेंट तो इस डायरेक्शन में है और ये A2 क्या है इधर है, तो ये क्या हो जाएगा माइनस का हो जाएगा -A2 H2 DU2 यहाँ पे। ओके, उसके बाद ये जो LM है जैसे हमने MN का किया था उसी तरीके से हम LM का करेंगे। LM भी क्या है बिल्कुल इसके पैरेलल है और शिफ्ट हो गया है कितनी दूरी पे DL1 पे। इसका शिफ्ट किस डायरेक्शन में है U1 में, तो यहाँ पे जो कंपोनेंट था उसका U1 डायरेक्शन में कितना परिवर्तन है डेल A2 H2 DU2 बटे डेल U1 H1 DU1, क्योंकि इधर शिफ्ट हुआ तो DL1 है ना, एकांक लंबाई में परिवर्तन देखेंगे तो H1 DU1 डेल U1 और उसके बाद टोटल कितना चेंज आया, टोटल कितना है H1 DU1, तो इससे आप इसको गुणा भी कर देना साथ में H1 DU1 और मूल कितना था A2 H2 डेल U2। अब इसकी डायरेक्शन तो क्या है जो A2 की डायरेक्शन है उसके समान है, इसलिए इसमें क्या है दोनों टर्म प्लस की आई है। ठीक है, इस तरीके से हम लोग चारों लाइनों के लिए लेंथ जो लाइन इंटीग्रेशन है वो निकाल लेते हैं। अब हमें क्या करना है, फॉर क्लोज्ड सरफेस हम लोग सदिश क्षेत्र A का समाकल जो है उसकी भुजाओं के अनुदिश, जैसे जितनी भी उसकी भुजाएं हैं सभी भुजाओं के लिए अगर हम लोग टोटल लाइन इंटीग्रेशन निकालना चाहते हैं तो सभी भुजाओं से हमें जो लाइन इंटीग्रेशन मिले हैं हम उनको जोड़ेंगे और हम उनको जोड़ेंगे तो हमारे पास जो चारों वैल्यूज़ आई हैं
जैसे पहली O से L, फिर M से N, फिर एक है N से O, फिर है L से M, चारों को जोड़ के लिख देंगे। इन चारों में देखो क्या होता है, क्या है इन चारों के अंदर, यहाँ पे माइनस का साइन है, यहाँ पे माइनस का साइन है, यहाँ है A2H2 डेल U2, तो ये इससे कैंसिल हो जाएगा। इसी तरीके से A1H1 DU1, ये है A1H1 DU1, ये इससे कैंसिल हो जाएगा। सिर्फ ये जो वेरी कर रही है वो वैल्यूज़ बचेंगी, तो इनको आप लिख लीजिए। और इनमें भी क्या होता है, जैसे ये है H1, तो H1 तो एज ए कांस्टेंट है, यहाँ पे वेरी करेगा नहीं, तो ये कट जाएंगे। इसी तरह से यहाँ H2 कट जाएगा, तो क्या बचेंगे, इधर DU1 DU2 और ऊपर भी DU2 DU1 बटे वाले जो हैं वो एज इट इज़ रखो। तो इस तरीके से इंटीग्रेशन फॉर क्लोज्ड सरफेस A वेक्टर डॉट DL इज इक्वल टू डेल A2H2 ओवर डेल U1 माइनस डेल A1H1 डेल U2 DU1 DU2, ये आ गया। तो कर्ल की परिभाषा से किसी क्षेत्रफल अल्पांश को परिबद्ध करने वाले बंद परिपथ के अनुदेश सदिश क्षेत्र का रेखा समाकल या परिसंचरण प्रति एकांक क्षेत्रफल पृष्ठ के लंबवत सदिश क्षेत्र के कर्ल के घटक के बराबर होता है। इसको आप इस तरीके से भी समझो कि किसी क्षेत्रफल अल्पांश को परिबद्ध करने वाला जो बंद पृष्ठ है, उस बंद पृष्ठ के अनुदेश सदिश क्षेत्र का जो रेखा समाकल या परिसंचरण है वो प्रति एकांक क्षेत्रफल उस पृष्ठ के लंबवत जो एकांक सदिश है उस दिशा में कर्ल का जो घटक होगा उसके बराबर होगा। यानी कि हम लोग ये जो बंद पाथ जिस किसी प्लेन में बनाएंगे उसके लंबवत दिशा में क्या होगा, उसकी दिशा होगी कर्ल की। तो लंबवत दिशा में कर्ल की दिशा होगी, मतलब कर्ल का वो लंबवत घटक मिलेगा। जैसे अभी हमने क्या किया है, यहाँ पे ये जो बंद पाथ बनाया है ना, ये U1 और U2 प्लेन में बनाया है। तो इस प्लेन की डायरेक्शन क्या है, U3, इसके लंबवत U3 डायरेक्शन है। तो कर्ल का कौन सा कंपोनेंट मिला है, कर्ल का हमें U3 वाला कंपोनेंट मिला है, E3। जैसे एकांक सदिश हम लेते हैं तो इस दिशा में E1 केप, इस दिशा में E2 केप और इस दिशा में E3 केप, तीन कंपोनेंट हो गए, यूनिट वेक्टर्स हो गए। तो हमें यहाँ पे क्या है, E1 और E2 के मध्य तो प्लेन बना हुआ है, तो इसकी डायरेक्शन है E3। तो हमें कर्ल का कौन सा कंपोनेंट मिला है, E3 कंपोनेंट हमें मिला था। जैसे ये लिखा है ना कर्ल ऑफ A वेक्टर और बाहर लिखा है 3 E3 कैप, ये इसकी डायरेक्शन होगी। ठीक है, तो कर्ल हम किस तरीके से लिखते हैं, हमारे पास यहाँ पे लाइन इंटीग्रेशन है, लाइन इंटीग्रेशन के अंदर हम एरिया को डिवाइड करेंगे तो कर्ल आएगा। फॉर लिमिट एरिया टेंड्स टू 0, जैसे ये फॉर्मूला है ना कर्ल का, ऊपर लिखा था ना, व्हेन एरिया टेंड्स टू 0 1/dA। तो इसका एरिया कितना हो जाएगा, इसकी लंबाई इधर H1 DU1, इसकी चौड़ाई H2 DU2, एरिया हो गया H1 H2 DU1 DU2। इससे डिवाइड करेंगे और दिस एरिया बिकम्स अटेंड्स टू इन्फिनिटी, तो वो कंडीशन लेंगे, इससे डिवाइड करेंगे। अब इससे डिवाइड किया H1 H2 DU1 DU2, तो लाइन इंटीग्रेशन में DU1 DU2 था, ये तो क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा H1 H2। तो कर्ल ऑफ ए वेक्टर A, इसका थर्ड कंपोनेंट मिला है तो H1 H2 और अंदर जो भी था वो एज इट इज़ आ जाएगा। ओके, अभी हम क्या करेंगे, इस थर्ड कंपोनेंट से सिमिलैरिटी से बाकी के दोनों कंपोनेंट जो है वो लिखेंगे। जैसे इसमें थर्ड कंपोनेंट में H1 H2 यानी कि 3 नहीं आया, इसी तरीके से 1 में क्या लिखेंगे 2 3, 1 नहीं लिखेंगे। और अंदर जैसे थर्ड में क्या आया है, थर्ड के बाद में जैसे 2 आया, मतलब ऑर्डर में नहीं चल रही है, तो A2 H2 और बटे में U1, इसी तरह A1 H1 U2। तो हम जैसे 1 का लिखेंगे तो 1 के बाद 2 आता है तो 2 हम नहीं लिखेंगे, 3 लिखेंगे, तो 3 A3 H3 बटे में 2, इसी तरह से A2 H2 बटे में U3। और जैसे 1 कंपोनेंट है तो जैसे ये H1 H2 पैरामीटर है, इसमें 2 और 3 आएगा, 1 नहीं आएगा। इस तरीके से क्या है, हम लोग सिमिलैरिटी से बाकी के दोनों कंपोनेंट्स जो हैं वो भी लिख लेते हैं। जैसे 2 है तो 2 के लिए हम लोग क्या करेंगे, 1 और 3 लिखेंगे, और जैसे 2 के बाद 3 आता है पर हम लिखेंगे A1 H1 और इधर लिखेंगे A3 H3। ओके, इस तरीके से हम कर्ल ऑफ ए वेक्टर A, उसका थर्ड, फर्स्ट एंड सेकंड तीनों कंपोनेंट लिख लिए। तो टोटल जैसे वेक्टर के फॉर्म में लिखेंगे तो टोटल कर्ल ऑफ A क्या होता है, जैसे E1 केप
पहला कंपोनेंट प्लस E2 कैप, दूसरा कंपोनेंट प्लस E3 कैप और फिर तीसरा कंपोनेंट। इस तरीके से तीनों कंपोनेंट जो है वो हम लिख लेंगे। इसको आप E1 कैप से गुणा कर देना, इसको E2 से, इसको E3 से। बाकी कुछ भी नहीं किया हुआ यहाँ पे, सब बिल्कुल सिमिलर लिखा गया है। सिर्फ जैसे वेक्टर जैसे लिखते हैं ना, जैसे हमें क्या है, आप ऐसे मानो यहाँ पे हमें ऐसे मिला है, जैसे ये हमें AZ कंपोनेंट, ये हमें AX और ये हमें AY मिल गया। तो A वेक्टर बराबर हमें क्या लिखना है, I केप AX, J केप AY प्लस K केप AZ, ये तीनों मैंने लिख दिए। तो उसी तरीके से कर्ल ऑफ ए वेक्टर A जो है वो यहाँ पे लिखा गया है, कर्ल ऑफ ए वेक्टर A। अब जैसे इन सब में क्या है, इसमें H2 H3 है, इसमें H3 H1 है, इसमें H1 H2 है। तो सब में हम लोगों ने क्या कॉमन लिया, H1 H2 H3, तीनों से क्या कॉमन लिया, 1/H1 H2 H3, तीनों से ये कॉमन लिया। तो इसमें क्या है, H2 H3 है, H1 नहीं। तो इसमें अंदर हम लोग फर्स्ट टर्म में H1 से गुणा करेंगे, सेकंड में H3 H1 है, इसमें हम H2 से गुणा करेंगे, थर्ड में H1 H2 है, इसमें हम H3 से गुणा कर देंगे टर्म के अंदर। ओके, तो जैसे ये E1 केप H1, इसमें E2 केप H2, इसमें E3 केप H3 और बाकी सिमिलर अंदर वाली टर्म्स। फिर इन तीनों को इस इक्वेशन को हम लोग मैट्रिक्स के फॉर्म में भी लिख सकते हैं। तो मैट्रिक्स के फॉर्म में लिखने के लिए क्या करते हैं, मैट्रिक्स के फॉर्म में इस तरीके से लिखेंगे, ये तो सब में कॉमन है, 1/H1 H2 H3। फिर तीन कंपोनेंट मिलेंगे जिनकी डायरेक्शन क्या है, E1 केप H1, E2 केप H2, E3 केप H3, E1 केप H1, E2 केप H2, E3 केप H3। फिर इसके अंदर क्या है, जैसे फर्स्ट कंपोनेंट E1 कैप वाला है, उसमें U2 और U3। तो यहाँ पे हमें क्या रखना है, U2 और U3 रखना है। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, U2 U3। इसी तरीके से क्या है, हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि E2 जो है उसके लिए हम क्या लिखेंगे, U3 और U1। तो ये यहाँ है ना, इसमें क्या आता है, माइनस कॉमन आता है, इसीलिए यहाँ पे U1 और U3 है, ये अदरवाइज़ U3 U1 आ जाता। तो कुल मिलाकर के ये बात ये है कि हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, कर्ल ऑफ ए वेक्टर को मैट्रिक्स के फॉर्म में, नीचे आएगा A1 H1, A2 H2, A3 H3। जब आप इस पूरी मैट्रिक्स का सारणिक निकालोगे तो वो यही आता है वापस। ठीक है, तो ये है कर्ल ऑफ ए वेक्टर A। और उसके बाद हम बात करते हैं कि कर्ल ऑफ ए वेक्टर A जो है वो डेल क्रॉस A के साथ किस तरीके से संबंधित होता है। तो हम लोग जानते हैं कि हमने ऑर्थोगोनल कर्व लीनियर कोऑर्डिनेट सिस्टम में A वेक्टर जो है उसको लिखा है E1 केप A1, E2 केप A2, E3 केप A3, ये लिखा है। और क्योंकि हम लोग जैसे ऑर्थोगोनल कर्व लीनियर कोऑर्डिनेट सिस्टम में एकांक सदिश होता है E1 केप, E2 केप और A3 केप। तो इसको हमने जैसे डेल क्रॉस किया, तो डेल क्रॉस बाकी सारा सिमिलर। फिर ये डेल क्रॉस मतलब ये सदिश गुणनफल जो है पहली टर्म से भी होगा, दूसरी से भी होगा और तीसरी से भी होगा। तीनों से क्या है, ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन जो है वो होता है। अब हमें क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के लिए, जैसे हमारे पास पहली टर्म है A1 H1, दूसरी है डेल U1। तो हमारे पास जैसे एक सदिश सर्व समीका है जिसका हम लोग यूज़ करेंगे यहाँ पे। ओके, तो किस तरीके से, जैसे एक तो स्केलर है फाई और दूसरा वेक्टर है बी। तो स्केलर के साथ तो क्या होता है, सिंपल, जैसे स्केलर के साथ तो आप वेक्टर गुणा कैसे करोगे, तो वो तो सिंपली उसमें एक ही कंपोनेंट है, वो तो कोई डायरेक्शन तो होती नहीं है, तो वहाँ पे क्रॉस नहीं कर सकते, सिर्फ डेल फाई आएगा। और उसके बाद जैसे वेक्टर है तो वेक्टर के साथ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होता है। ओके, इसी तरीके से जैसे डेल क्रॉस E1 है, तो हमारे पास ये आया हुआ है ना यहाँ पे, डेल क्रॉस E1 केप A1, इसके बारे में। तो इसका मान निकालने की कोशिश करेंगे, इसके मान निकाल करके सिमिलैरिटी से इसका और इसका भी निकाल लेंगे, तो डेल क्रॉस A आ जाएगा हमारे पास। तो डेल क्रॉस A आने के बाद हम देखेंगे कि वो कर्ल ऑफ A वेक्टर के साथ उसकी तुलना कर लेंगे, तो पता करेंगे कि ये दोनों कैसे हैं, ये एक ही चीज़ है या दो डिफरेंट चीज़ें हैं, कर्ल ऑफ A वेक्टर एंड डेल क्रॉस A। तो जैसे हमारे पास ये आया E1 केप A1, तो E1 केप जो होता है वो होता है H1 डेल U1। देखो यहाँ पे ये रहा, E1 कैप इज इक्वल टू H1 डेल U1। ये यहाँ पे रखेंगे, यहाँ पे E1 कैप की वैल्यू आ गई H1
डेल U1। तो अब जैसे इसमें क्या है, A1 H1 तो स्केलर है, तो उसके साथ तो क्या है, एक स्केलर प्रोडक्ट आएगा यहाँ पे, ये रहा, और क्रॉस डेल U1। उसके बाद जो बच गया, जैसे A1 H1 को बाहर निकाल दिया, जैसे फाई को बाहर निकाला था, फिर डेल क्रॉस डेल U1, जैसे डेल क्रॉस B था ना, तो B हमारे पास डेल U1 है, तो डेल क्रॉस डेल U1, और डेल क्रॉस डेल जो होता है वो क्या होता है, ज़ीरो होता है। डेल क्रॉस डेल क्या होता है, ज़ीरो। तो डेल क्रॉस डेल ज़ीरो होने की वजह से हमारे पास सिर्फ एक टर्म बचती है, डेल A1 H1 और क्रॉस डेल U1, ये होता है। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, इसमें डेल U1 जो है उसका मान है E1 केप बटे H1, ये मान हम लोग यहाँ पे रख देंगे, E1 केप बटे H1। जो एक टर्म बची थी ना इस टर्म के अंदर, तो डेल A1 H1 क्रॉस E1 केप ओवर H1। ठीक है, डेल ऑपरेटर की परिभाषा से डेल ऑपरेटर क्या होता है, E1 केप ओवर H1 डेल बाई डेल U1, E2 केप ओवर H2 डेल बाई डेल U2, E3 केप ओवर H3 डेल बाई डेल U3, ये डेल ऑपरेटर है। इस डेल ऑपरेटर के साथ क्रॉस करेंगे E1 केप A1, तो E1 केप A1 से गुणा करेंगे ना, तो हम क्या करेंगे, मतलब यहाँ पे क्रॉस करके E1 करना है। अब एक चीज़ देखो, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में E1 क्रॉस E1 जो होता है वो ज़ीरो होता है, लेकिन E2 E1 और E3 E1 जो है वो ज़ीरो नहीं होते हैं। तो हम लोग जो भी वैल्यूज़ आएगी वो E2 और E3 वाली वो हम नोट कर लेंगे। तो जैसे ये है डेल क्रॉस E1 केप A1, तो E2 और जैसे इसके साथ क्या आएगा, E2 क्रॉस E1 है, तो E2 क्रॉस E1 क्या होता है, माइनस E3, तो एक टर्म आएगी माइनस E3 की। फिर E3 क्रॉस E1 वो होता है E2, तो एक टर्म आएगी E2 की। बाकी जो है वो टर्म ये एज इट इज़ 3 वाली और ये H2 वाली सिमिलर आ जाएगी। तो हमारे पास डेल क्रॉस E1 केप A1 जो है उसका मान आ गया ये। अब हम क्या करेंगे, सिमिलरिटी से बाकी के जो वैल्यूज़ हैं उनको रख देंगे। इसमें इसने क्या किया है, जैसे इसमें इसने H2 भी इन्वॉल्व कर लिया है बट्टे में, और कॉमन ले लिया है दोनों टर्म्स में से एक बटे H1 H2 H3 को, जिसकी वजह से इसके अंदर ऊपर H2 से गुणा करना पड़ा, यहाँ पे इसमें H3 से गुणा करना यहाँ पे। ठीक है, और उसके बाद यहाँ से हम सिमिलैरिटी से E2 केप A2 निकालेंगे, तो ये तो सेम। फिर उसके बाद देखो 1 में क्या है, 2 3, तो इसका मतलब 2 में क्या लिखेंगे, 3 1। ओके, और अंदर क्या है, अंदर जैसे 1 में क्या है, A1 H1 A1 H1, तो 2 में क्या आ जाएगा, A2 H2 A2 H2। इस तरीके से हर एक चीज़ में हम सिमिलैरिटी ढूंढेंगे और उसकी वजह से जो भी पैटर्न रहेगा उस हिसाब से वैल्यू रखेंगे। तो E3 H3 में वापस वही 1 बाई H1 H2 H3 कॉमन, एंड उसके बाद यहाँ पे जैसे 3 के बाद क्या आता है, 1 2, तो अंदर 3 3 A3 H3। ठीक है, इस तरीके से हम तीनों के मान निकाल लेंगे और तीनों को उसमें डेल क्रॉस ए में रख देंगे, क्योंकि डेल क्रॉस ए क्या है, डेल क्रॉस E1 केप A1, E2 केप A2 एंड E3 केप A3, ये जो है ना इसके अंदर तीनों के मान रख देंगे डेल क्रॉस ए में। तो तीनों के मान रखेंगे मतलब तीनों को जोड़ दो, और इन तीनों को जोड़ेंगे तो हम देखते हैं कि ये वाली जो इक्वेशन है वो कर्ल ऑफ ए वेक्टर के बराबर आती है। यही सेम जो है वो हमारे पास कर्ल ऑफ ए वेक्टर जो है उसके समान जो है वो हमें प्राप्त हो जाता है। जैसे ये था ना, बिल्कुल यही जो है वो हमें यहाँ पर मिला है। ठीक है, तो यहाँ से क्या पता करते हैं कि कर्ल ऑफ ए वेक्टर जो है वो डेल क्रॉस ए के बराबर होता है। ठीक है, तो ये था कर्ल ऑफ ए वेक्टर ए। इसको अच्छे से स्टडी कर लेना बच्चों, कोई प्रॉब्लम आए तो पूछना, और खुश रहो, स्वस्थ रहो, अपना ख्याल रखो और पढ़ते रहो बच्चों। धन्यवाद।